महत्वपूर्ण पैनल है, शुरुआत हो चुकी है फरीदाबाद कॉन्क्लेव की। यशपाल यादव जी एमसीएफ कमिश्नर हमारे साथ हैं, चावला साहब हमारे साथ हैं, जुनेजा जी हमारे साथ हैं। इंडस्ट्री के कुछ सवाल रह गए थे लेकिन सीधा बिना समय खराब किए यशपाल जी सवाल उठे और विपक्ष आपके सामने कह रहा है। सबसे पहले मैं इस मंच से बता दूं कि यशपाल यादव जी की एक मुहिम चल रही है। 31 दिसंबर तक फरीदाबाद को कचरा मुक्त किया जाएगा, पोल्यूशन मुक्त भी किया जाएगा। बाकी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आप लोगों का एमसीएफ का, आप डीसी भी रहे हैं इसी फरीदाबाद में, करीब से जानते हैं। आप लोगों का वो प्लान है क्या, उसका उद्देश्य क्या है और उसके पूरे होने के बाद क्या क्या फायदा मिलेगा? सीधा हमारे मन से आप जनता को संबोधित करें। सबसे पहले तो मैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का धन्यवाद करूंगा कि वो फरीदाबाद में आए और फरीदाबाद के जो बहुत रेलिवेंट मुद्दे हैं उनको आप उठा रहे हैं। ये जो राजनीतिक लोग थे इससे पहले जो इस प्रदेश को चलाते हैं, इस सिटी को भी वो लोग चलाते हैं, उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए थे और उनका रिड्रेसल ज़रूरी है। अगर आप प्रॉब्लम्स देखते हैं तो उसके रूट में क्या है वो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। शहर के अंदर अगर जल भराव होता है, शहर के अंदर अगर सीवेज ओवरफ्लो है या स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स से पानी बाहर आ रहा है, तो उन सब चीज़ों में अगर कोई रूट कॉज है तो मेरी समझ से वो जो गंदगी हम नालों के अंदर, सीवेज के अंदर फेंकते हैं वो है। इसलिए नगर निगम ने सबसे पहले इस बात के लिए निर्णय लिया कि हम हर घर तक, हर यूनिट तक पहुंचकर उस वेस्ट को खुद उठाएंगे ताकि लोगों को उसे बाहर नहीं फेंकना पड़े, ताकि वो हमारे नालों में नहीं जाए। पॉल्यूशन का जो बहुत बड़ा कारण है वो वेस्ट को लोग जला देते हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि वेस्ट को हम घरों से उठाएं सीधे और ट्रीट करें या उसको बाहर लेकर जाएं ताकि ना वो नालों में जाए ना ही वो जलाया जाए। तो इससे ना केवल शहर की सुंदरता बढ़ेगी बल्कि पर्यावरण का भी रक्षण होगा। इसकी डेडलाइन क्या थी और इसमें सड़कों की बात तो नहीं आई? पोल्यूशन आप कह रहे हैं कि कचरा मैनेजमेंट वगैरह करके जो तारीख को ऐसी जगह दे रहे हैं जहां इनके बिजनेस का लॉस नहीं होगा और जो ये पब्लिक न्यूसेंस नहीं बनेंगे। स्पेसिफिक स्लॉट विल बी देयर। बिल्कुल, इनको प्रॉपर जगह देंगे, प्रॉपर तरीके से बैठाएंगे, इनको ट्रेनिंग भी हम करेंगे ताकि गंदगी नहीं फैलाएं और इनको जो सहूलियतें चाहिए, जो सुविधाएं चाहिए वो सब देंगे। लेकिन जहां पर ये लोग नहीं बैठ सकते, जहां दिक्कतें पैदा होती है वहां पर इनको बैठने नहीं देंगे। लेकिन हाँ, हम इनके प्रति संवेदी हैं, इन लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं और प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम उनको बैठाने जा रहे हैं। यशपाल जी, प्रॉपर प्लानिंग की बात आपने की है, ठीक है, और आप निगम की तरफ से या विधायक के स्तर पर, सरकार के स्तर पर जो प्रयास होते हैं, दरअसल एक बड़ा फायदा उसको इंडस्ट्री का भी मिलता है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ अपने और मेहमानों की तरफ। अजय जी और राजीव जी हमारे साथ हैं। मैं समझना ये चाहता हूँ अजय जी कि अगर फरीदाबाद का जब हम जिक्र करते हैं तो हम स्मार्ट सिटी के तौर पर भी देखते हैं। फरीदाबाद का हम जब जिक्र करते हैं तो हम इसको एक हिस्टोरिकल सिटी के तौर पर या फर्स्ट इंडस्ट्रियल हब के तौर पर भी देखते हैं। क्या हम ये मानकर चलें कि उद्योगपतियों को वही फरीदाबाद आज भी नसीब है? क्या आपको लगता है कि चैलेंजेस और हैं इंडस्ट्रियल के तौर पर? जी अजय जी, आपसे ही सवाल था। देखिए, जहाँ तक फरीदाबाद की बात है, फरीदाबाद में हम यहीं से शुरू हुए हैं और यशपाल जी के नेतृत्व में जो हमारी ये मुहिम चली है सब फरीदाबाद को सफाई करने की, इनसे आज से मेरी 9 महीने पहले बात, मेरे ख्याल जब मार्च में बात हुई थी, जब ये डीसी भी थे और एमसीएफ कमिश्नर भी थे, तब इन्होंने इस मुहिम के लिए मुझसे बात की और कहा कि हमारे को CSR पार्टनर्स चाहिए और हम इस मुहिम को चलाना चाहते हैं ताकि फरीदाबाद को हम स्वच्छ बना सकें और इंदौर के लेवल पे लेके जाएं और अपने देश का नंबर 1 फरीदाबाद क्लीन सिटी बना सकें। और उस मुहिम को उन्होंने शुरू कराने में टाइम ज़रूर लगा, लेकिन जैसे जैसे जोड़ते चले गए तब ऐसे लगता था एक सपना था, लेकिन अब वो साकार होता नज़र आ रहा है। आज वो नज़र आता है कि हाँ, हमारे फरीदाबाद को साफ़ सुथरा बना देंगे और बिल्कुल अजय जी, राजीव चावला जी, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये जो आपका था, एक मिनट लंबा जी मैं आपको जवाब दूंगा कि जो इनका बात है कि फरीदाबाद इंडस्ट्री के अंदर जो अभी इसके अलावा क्या क्या है, वो पॉइंट्स हमारे पास अभी भी काफ़ी कुछ है। जैसे रोड्स की डेवलपमेंट की बात हमने अभी पहले भी आपने उठाई और देखा कि यहाँ पर डेवलपमेंट की चल रही है। वो हमारे इनसे मुद्दे हमेशा चलते रहते हैं डिस्कशन में, जिसके लिए बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स को कर दिया है, कुछ रोड शुरू भी हो गई हैं और बाकी होना ज़रूरी हैं। रोड, अब हमारा शहर बहुत पुराना हो चुका है तो इसके अंदर दिक्कतें और भी हैं जो करने वाली हैं। जैसे ड्रेनेज सीवरेज है वो बहुत पुराना और छोटा रह गया है, वो ओवरफ्लो होता है, रिवर्स मारता है, तो उसको हमें चेंज भी करवाना पड़ेगा। रोड से उनको वाइडनिंग भी करनी पड़ेगी और उसकी स्ट्रेंथनिंग भी करनी पड़ेगी। और प्लस जो वाटर है, वाटर सप्लाई इज़ इन शॉर्टेज।
उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि पीने का ड्रिंकिंग वाटर और वाटर फॉर द इंडस्ट्रीज़ विच इज़ नॉट अवेलेबल, जिसके ऊपर इनको बहुत काम करने वाले हैं जो आज की डेट में इस टाइम। बिल्कुल। राजीव जी, मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, ये मंच आपको दिया और आपका जिक्र भी काफ़ी बार आया। आप बताइए कौन सी ऐसी बात जो तमाम लोग हैं, पॉलिटिकल लोग भी बैठे हुए हैं, अफसर साहब भी आपके साथ हैं, आप बताइए किस और ध्यान ना मीडिया का जा रहा है, ना प्रशासन का जा रहा है, ना सरकार का जा रहा है। और 75% वाला जो आपकी मुहिम है उस पर मैं बाद में आऊँगा। ये मंच आपका है, आप अपने हिसाब से बताइए कि कौन सा ऐसा विषय है जो राजीव जी अपनी एक्सपर्टीज से निकाल के लाएंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो मुझे बिल्कुल ओपन टॉपिक दिया। अगर एक सवाल होता तो मैं स्पेसिफिक जवाब दे पाता। इस शहर ने इस देश में अपनी औद्योगिक इंडस्ट्रियल टाउनशिप के हिसाब से अपनी पहचान बनाई और हम भारत के टॉप 5 टॉप 10 सिटीज़ में गिने जाने लगे। जाहिर है घर में एक ही बच्चे को बड़ा नहीं होना है, औरों को भी मौका मिलेगा। और कभी कभी ऐसा होता है जब नेक्स्ट जनरेशन तैयार होती है तो वो पहले से बेहतर होती है और होनी भी चाहिए। तो गुड़गांव बना, नोएडा बना, वो फरीदाबाद से बेटर बने, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना। तो और कई दफ़े हमें लगा कि हमसे आगे निकल गए, लेकिन फैक्ट ये है कि फरीदाबाद ने जो अपनी इंडस्ट्रियल पहचान बनाई वो बहुत बड़ी थी। अब इतना पुराना शहर हो गया, 5 लाख से ज़्यादा इंडस्ट्रियल वर्कर जिस शहर में है, 24,000 इंडस्ट्रीज़ यहाँ हैं, जिसमें लगभग 1,000 मीडियम और लार्ज हैं। तो ऐसे शहर, जाहिर है इसका सिविक जो स्ट्रक्चर है वो बहुत क्रम्बल किया। जो नए औद्योगिक एरियाज आए, राजीव जी, आपने बताया कि नए शहर आए, पुराना शहर फरीदाबाद कहीं ना कहीं रह गया जी। लेकिन क्या नए आइडियाज़ के साथ ही मदर यूनिट ना आना, फरीदाबाद के पिछड़ने के लिए हम अफसरशाही को तो नहीं कह सकते, लेकिन पॉलिटिकल जो सरकारें रही नहीं, मैं कहीं ना कहीं ध्यान नहीं रहा इस ओर। सर, मैं यही बात इनफैक्ट कहना चाहता था कि पिछले 20-25 वर्ष में हमारा सिविक स्ट्रक्चर भी, जो सिविक एमिनिटीज़ हैं वो बहुत क्रम्बल की। शायद पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप यहाँ की बहुत रेलेवेंट नहीं थी या बहुत स्ट्रांग नहीं थी, किसी वजह से हमारे ध्यान पर बहुत ज़्यादा नहीं मिला। कुछ वर्षों में नए प्रोजेक्ट्स अब हम देख रहे हैं, मेट्रो बन रहा है और नए कॉरिडोर्स बन रहे हैं, नए हाईवेज़ बन रहे हैं। पर जो सबसे बड़ी चीज़ ये है, और मैं मुबारकबाद देता हूँ कमिश्नर सर को, कि इन्होंने जो यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट सिविक मेंटेनेंस एजेंसी है MCF, उस MCF को अपनी पहचान याद दिलाई और लोगों का फिर से MCF को पहचान दिलाई। एक मीटिंग मुझे याद आती है कि यशपाल जी आप थोड़ा गौर कीजिएगा, आपने कहा था कि भाई नगर निगम का कोई अधिकारी चला जाए और वो सिर्फ चला जाए नहीं, उसका असर होना चाहिए। ये पहचान तो आपने दिलाई है। इससे हासिल क्या होगा और कब तक हासिल होगा? MCF की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इस पावर को यूटिलाइज करने के तौर पर शहर को क्या दे सकती हैं? ये जो पहचान की बात है, अगर आप रेस्पेक्ट अर्न करना चाहते हैं, आप लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो आपको लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा। तो नगर निगम जो इस शहर की छोटी सरकार होती है, जिसको 40 पार्षद अलग अलग जगहों से रिप्रेजेंट करते हैं, उन सब को लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। नगर निगम सिर्फ इतना ही कर रहा है कि लोगों को जिन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, उन सब समस्याओं को वो लोगों की मदद से ही सुलझाना चाहता है। और यही रीज़न है कि हमारे अधिकारी, हमारे बाकी लोग जो हमारे पार्षद थे, अगर मीटिंग के दौरान आप देखेंगे तो जो निर्णय पहले हो रखे थे उनको इम्प्लीमेंट करने में भी वो दिक्कत महसूस करते थे। और जब ये बात सामने आई कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, तो हर चीज़ के लिए उनको पुलिस चाहिए थी, हर चीज़ के लिए उनको मजिस्ट्रेट चाहिए थे, अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा था। तो नगर निगम ने लोगों के साथ मिलकर हमारे जो हाउस के निर्णय थे उनको इम्प्लीमेंट करने का काम शुरू किया और लोगों की अपेक्षाओं के हिसाब से जब काम करना शुरू किया तो हमें कोई रेसिस्टेंस नहीं आया, बल्कि जब हम जाते हैं तो लोग आज स्वागत करते हैं, लोगों को जाकर जो भी बात हम कहते हैं उसको मानते हैं, उसको पूरा करते हैं। सही बात है कि आप जो मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, उसका लोगों को फ़ायदा मिले और कनेक्ट एक बहुत स्ट्रांग हो, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके की भूमिका मनोहर सरकार की है, निगम को लेकर के इस तरह के सवाल पहले भी उठे हैं। आपने मनोज जी 2-3 बड़े मुद्दे हैं इसमें, और आपने जब 4 संभाला है उससे पहले जांच भी चल रही है, अनिल विज तक भी पहुंची।
ठीक है आप कीजिए, लेकिन आम जनता तो ये सोचती है जब ये खबर देखती है हेडलाइन में, टीवी पे हो या अखबार में, कि भाई हम लोगों पे तो तमाम शक्ति है, लेकिन जो अधिकारी हैं या जिन पर भी आरोप है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ स्पेसिफिक क्योंकि फाइल मेरे पास नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा अपने ऑफिस में जाकर करीब 3 से 4 बड़े मामले हैं, उन पर क्या रुख रहेगा आपका? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट संदेश है, अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो वो अपने रिस्क एंड कॉस्ट पे करेगा। सरकार की तरफ से उन सभी मामलों के अंदर जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच चल रही है। जिन लोगों ने भी गलत काम किया उनको इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे, ये सरकार की तरफ से स्पष्ट संदेश है, ये नगर निगम का भी स्पष्ट जब संदेश आपने है। 4 संभाला, आपको मिला क्या वहां? आपका नजरिया क्या है? मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरा बताइए, आप बताइए कि है कितना, कितने का घोटाला हो गया, कितने पे कार्रवाई आप करने वाले हैं, जितना आप बता सकें इस मंच से। देखिए, मैं अपनी एक रिपोर्ट सरकार को भेज चुका हूं और उस रिपोर्ट के आधार पर कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ, कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी सरकार ने कर दी है, उनको चार्जशीट करने का निर्णय सरकार ने कर लिया है। इसके अलावा सरकार ने एक नई जांच के लिए भी कहा है, विजिलेंस उस मामले में जांच कर रही है। अगर किसी भी तरह का एम्बेजलमेंट पाया गया तो जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरा काम सरकार के निर्देश के हिसाब से उन लोगों के खिलाफ जांच करना, जांच में सहयोग करना और सरकार के निर्देशों का पालन करना है। तो हम बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की नीति के हिसाब से लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक। अजय जी, एक सवाल आपसे, चूंकि आप लोगों ने सरकार से मदद की भी मांग की, चूंकि कोरोना काल के समय में आप लोगों ने कहा कि उद्योग को जिस तरीके का झटका लगा उससे उबरना मुश्किल था। अब एक नई चुनौती फिर से नए वेरिएंट के तौर पर भी सामने है, तो जाहिर सी बात है कि इससे आपको आगे निकलना होगा। तो क्या आपको संभावनाएं दिखती हैं? संभावना तो हमारे प्रधानमंत्री जी के जो उसमें चल रही है, बीजेपी पार्टी ने जब से संभाला है तब से डेवलपमेंट हिंदुस्तान की काफ़ी हो रही है, वो नज़र आती है। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो मनोहर लाल जी, उनकी लीडरशिप के अंदर भी हरियाणा के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, हम उस चीज़ से सहमत करते हैं। और जो अभी जितने भी लीडर्स हमारे यहाँ, जितने भी ऑफिसर्स जितने डिप्यूट किए गए हैं फरीदाबाद के अंदर, वो यशपाल जी हों या जितेंद्र यादव जी हों, तो इन सब के अंदर मतलब एक डिफरेंट ज़ील है। आज के यंगस्टर्स के अंदर जो ज़ील है और काम करने की इच्छा जो है, शक्ति है, वो बहुत नज़र आती है। और मुझे लगता है कि हमारा फरीदाबाद डेवलप होगा और अच्छी इसमें ऊंचाइयों को दोबारा से हाइट को रीच करेगा। जहाँ तक आप मदर यूनिट की बात कर रहे थे, इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमारी जो पुरानी इंडस्ट्रीज थी, जब एस्कॉर्ट्स और व्हर्लपूल या वो हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में जो फरीदाबाद की इंडस्ट्रीज़ हैं वो इटसेल्फ में बहुत बड़ी होती जा रही हैं, उनको खुद वो मदर यूनिट का रूप ले रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कह सकते कि हमें फरीदाबाद को एक मदर यूनिट, क्या हम लोग सेटल हो जाएं? नंबर 2, एनसीआर के नहीं, अंदर, आज एक के अंदर सेकंड, क्या? थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बेबाकी से आपने भी अपनी बात रखी और इंडस्ट्रीज को लेकर के जो बातें सामने है, अजय जी और राजीव जी आपने भी अपनी बात रखी है। अब उम्मीद करते हैं कि सरकार उन समस्याओं की तरफ भी ध्यान देगी और उसको जल्दी से सुचारू किया, क्योंकि सरकार भी चाहती है, तमाम विधायक और खुद कृष्णपाल गुर्जर भी चाहते हैं कि ये इलाका है फरीदाबाद नई उड़ान भरे, नई खुलाचे हमारे कामयाबियों की तरफ, सफलताओं की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस पैनल में रहने के लिए, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मनोज जी और विनोद जी।